अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर होने वाली है। वो जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है जी रोड मैप फॉर स्कॉलरशिप्स। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है ना वो ये है कि आपको मैं बताऊं कि जो स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनमें हम अप्लाई करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या किसी भी हवाले से स्कॉलरशिप हो, कहीं पर भी स्कॉलरशिप आएँ जिसमें आपको बैचलर्स के लिए अप्लाई करना हो यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना हो, या आपको एमफिल के लिए अप्लाई करना हो, या आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना हो, या आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना हो, जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना हो तो एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया है। जो फ्रेमवर्क एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो आपको ये बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है या ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास इन पेपर्स की सूरत में या स्कैन हुए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं या ये चीज़ें आपके पास हैं, आपको पता है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं या आप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं अपनी स्कॉलरशिप का अकाउंट बनाकर पोर्टल पे और प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपनी जो है ना काम के ऊपर के बताएं कि रोड मैप आखिर है क्या स्कॉलरशिप्स का। सबसे पहले आप ये देख लें कि जब भी आपको स्कॉलरशिप भरते हैं या जब भी आप स्कॉलरशिप करते हैं तो आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी आपको पता होनी चाहिए अपनी। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ क्या जाता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाता है जहाँ पे मैंने रेड सर्कल किया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बेसिकली ये आ जाता है कि आपने अपना CNIC नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, आपका जो है वो आपके बारे में बेसिकली आपका इन्फॉर्मेशन, ये जैसे मैंने लिखा भी है नीचे, योर ऑल इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस सेक्शन के अंदर यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर काउंट होगी। आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी काउंट की जाएगी। पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन कुछ यूँ काउंट की जाएगी कि पेरेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि आपके दोनों पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं। कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स मैंने भरी हैं उनके अंदर मुझे ये पता चला क्या क्या आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, क्या एक पेरेंट आपके साथ रहता है या दोनों आपके साथ रहते हैं, क्या आपके पेरेंट्स की इनकम जो है वो मदर की अलग है, फादर की अलग है, फादर की कितनी है, मदर की कितनी है। ये भी पूछते हैं वो कि भाई आपकी इनकम, आपकी मदर हाउसवाइफ है, आपकी मदर वर्किंग वूमेन है, आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर कितनी अर्निंग करते हैं, वो भी आपसे पूछते हैं। इन केस सम टाइम में ये भी होता है कि आपकी फादर की सैलरी स्लिप, आपके फादर का जो है इनकम सर्टिफिकेट या आपकी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट वो भी मांग लेते हैं, आपकी यूटिलिटी बिल्स भी मांग लेते हैं, ठीक है। तो वो आ जाता है हाउस योर फिर हम आ जाते हैं योर हाउस ऑल इन्फॉर्मेशन। आपके हाउस के बारे में पूछेंगे, भाई आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आपके सिबलिंग्स के अलावा जो है आप कैसे रहते हैं, किस घर में रहते हैं, और कहाँ पर वो घर है, उसका एड्रेस क्या है, ये वो सारी चीज़ें, क्योंकि उनको एवेल्यूएट करने के लिए आसानी होती है कि ये एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए नहीं। आपके हाउस के अंदर ये पूछ सकते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी तो आपके फादर ओन नहीं करते, आपके फादर के पास कितना एसेट पड़ा है। वंस यू फिल द स्कॉलरशिप आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि आपके हाउस के रिलेटेड आएंगे या आपकी फादर के रिलेटेड, मदर के रिलेटेड आएंगे कि उनकी प्रॉपर्टी, उनका टैक्स, ये वो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये मेरी इन्फॉर्मेशन सारी ले लो, मुझे स्कॉलरशिप दे दो, तो फिर आप आगे बढ़ें। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको क्लियरिटी हो एक, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम अपना के पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा फंडामेंटल पार्ट होता है जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी चीज़ को नहीं, मैंने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए वो है जी को कैरिकुलर एक्टिविटीज़। को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, लाइक साइंस फेयर प्रोजेक्ट्स हो गए, आपकी जो डिबेट्स हो गई, स्पीचेस हो गई, और ना आप समझ लें उनको, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे जो आपको टीचर्स करवाएंगे। लाइक प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गई, जो है ना आपकी क्या नाम है, क्विज़ हो गया, कोई आपका जैसे बोलते हैं ना MCQ सेशन हो गया, या आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। वो आपने को कैरिकुलर उसमें आप ज़रूर परफॉर्म करें। बिकॉज क्या होता है कि जैसे ही आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, स्पेशली फॉर बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो आपसे पूछते हैं भाई को कैरिकुलर क्या है आपके, आप को कैरिकुलर कौन से लेके आए स्कॉलरशिप हम आपको दें या हम आपको एडमिशन भी दें, तो क्यों दें, को कैरिकुलर क्या है आपकी। क्या आप चाहते हैं कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहिए, मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहिए, अब मैं इस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए क्या आपके पास ऐसी को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कि हम उसकी बेसिस पे आपको दें। क्या आपने मे बी आपने कोई क्विज जीता हो कंप्यूटर के अंदर, मे बी आपने जो है ना कोडिंग की हो, अच्छी कोडिंग कंपटीशन के अंदर आपने कोडिंग अच्छी की हो, कोई वेबसाइट बना ली हो, कोई आपने जो है ऐप क्रिएट कर लिया हो, कोई आपने कोई सा छोटा सा काम कर दिया हो जिससे ना आपकी को कैरिकुलर इन्हांस हो जाए, तो वो बड़ा एक फंडामेंटल पार्ट है, आपकी को कैरिकुलर होना ज़रूरी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कैरिकुलर,
जो बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा अच्छा है और को करिकुलर में थोड़ा सा है नीचे, फिर भी उसका चल जाता है। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर में थोड़ा सा नीचे, को करिकुलर में ज़्यादा अच्छा है, फिर भी चल जाता है। आपका ज़रूरी है कि आप इसको बैलेंस आउट करें, या बैलेंस आउट नहीं भी करें तो चल जाता है, इतना कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आपको ये है कि आपको दोनों को बैलेंस करना है। एक्स्ट्रा करिकुलर में आ जाता है आपकी स्पोर्ट्स आ जाती है, स्पोर्ट्स के अंदर बैडमिंटन, स्प्रिंटिंग, मैराथन, रनिंग, और क्या नाम है ना अपना, जो जो चीज़ें आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आपकी सारा कुछ आ जाता है एक्स्ट्रा कर, चेस आ जाती है। तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर। ये जब प्रोग्राम्स हों तो उनके अंदर जाएं, उनके अंदर पार्टिसिपेट करें, लड़ें, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। लड़ने से मुराद वो नहीं है, लड़ने से मुराद है कि आप एक फाइट दें, अच्छा कंपटीशन दें हेल्दी, जिससे आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन ला पाएँ, जिससे आपकी आगे चल के जो प्रोफाइल होगी ना एज अ स्टूडेंट, वो अच्छी होगी। वो जब अच्छी होगी आपके उतने चांसेस अच्छे होंगे स्कॉलरशिप के। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं जी, वॉलेंटियर वर्क। वॉलेंटियर वर्क मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉलेंटियर वर्क इतना नेसेसरी है कि आपको वॉलेंटियर वर्क आपकी, अगर आपने जैसे 2 ईयर्स आपने स्कूल में लगाए, 9, 10, और फर्स्ट ईयर इंटर आपने की कॉलेज से, तो आपके पास 4 ईयर्स हैं, 4 साल में आपके पास एक भी वॉलेंटियर वर्क नहीं है। आपने किया क्या है? आप वॉलेंटियर वर्क करें। वॉलेंटियर वर्क के अंदर मैं आगे चल के एक वीडियोस बनाऊंगा कि आपने कैसे वॉलेंटियर वर्क करना है, कौन कौन सी आती हैं, और मैं पेज पे अपलोड भी करता रहता हूँ अपने, कि वेरियस किस्म की वॉलेंटियर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। आप कहीं पर भी चल के ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएंगे, मैं वॉलेंटियर वर्क करना चाहता हूँ आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक एक्सपोजर मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे या किसी चीज़ यूनिवर्सिटी के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, सॉरी, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको जो है उधर जो है प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंस इस हिसाब से मिलेगी कि आपका वॉलेंटियर वर्क अच्छा होगा, आपको बोलेंगे भाई बच्चे में जो है स्पिरिट है कम्युनिटी को सर्व करने की, वो आपको एडमिशन देंगे। ठीक है जी। अब ये हो गई ये 3 चीज़ें, तभी मैंने इनको रेड में हाईलाइट किया। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप फॉर्म है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, सॉरी यार, अब आ जाते हैं जी हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीज़ें तो आप बांध के चलें कि आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। एक तो आपकी मिडिल स्कूल मार्कशीट। अब आप सोचेंगे मिडिल स्कूल क्या होता है, कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होती है कि हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, मिडिल स्कूल सामने आ गया, मिडिल स्कूल में हमने क्या इन्फॉर्मेशन पुट करनी है? मिडिल स्कूल में आपने कोई इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी। मिडिल स्कूल में आपने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है कि आपने, मिडिल स्कूल उसको कहते हैं जो 1 से लेके, मैं आपको बताता हूँ यहाँ, 1 क्लास से लेके 1 to 8 क्लास जो आपका होता है ना, उसको हम कहते हैं 1 to 8 क्लास जो आपका होता है ना, उसको हम कहते हैं कि आपने मिडिल स्कूल किया है। उसकी आपको मार्कशीट चाहिए, 1 to 8 क्लास की मार्कशीट चाहिए आपको। आपने वो अपलोड कर देंगी, या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बतानी कि भाई मेरे इतने मार्क्स आए, मैंने इस ईयर के अंदर पास किया था, ये मेरा मिडिल स्कूल मार्कशीट है। ये आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। कुछ पूछते हैं मिडिल स्कूल के बारे में, कुछ नहीं पूछते एज सच। कुछ स्कॉलरशिप में नीड होती है, कुछ स्कॉलरशिप्स में नीड नहीं होती। वो डिपेंड करता है आप किसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं या कौन से स्कॉलरशिप्स के अंदर आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है जी मैट्रिक मार्कशीट। ये हर स्कॉलरशिप मांगती है आपसे। आपके स्कूल का सर्टिफिकेट यानी स्कूल की मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट हर स्कॉलरशिप मांगती है। आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और कुछ मांगती हैं, वो मांगती हैं कि भाई आप सिंपली दे दें हमें, कुछ ना हो, बस वो ना आप स्क्रीनशॉट नहीं, सॉरी, स्कैन करके अपलोड कर दें हमारे प्रोग्राम LMS के ऊपर। या आप सिंपली ये करें कि वो मार्कशीट जो है ना, उस मार्कशीट को अटेस्ट करवा लें किसी भी गजेटेड ऑफिसर से। आप उसको अटेस्ट करवा के मार्कशीट जो है वो हमारे पोर्टल पे अपलोड कर दें। आपकी मैट्रिक की मार्कशीट होना ज़रूरी है। उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि भाई इंटरमीडिएट, अब तो हमें जैसे स्कॉलरशिप भर रहे होते हैं ना, तो हम होते हैं समटाइम फर्स्ट ईयर में होते हैं, कभी हम फर्स्ट ईयर के टाइम पे अनाउंसमेंट हो जाती है तो हम भरना शुरू कर देते हैं, कभी हम इंटर के टाइम पे। तो कुछ फॉर्म्स के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपकी अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो अपलोड कर दें, वरना लिख दें पेंडिंग। कुछ में लिखा आता है कि भाई इंटर का रिजल्ट फर्स्ट ईयर का आ गया तो ठीक है, लिख दें, वरना पेंडिंग कर दें। इंटर का आ गया तो ठीक है, वरना उसको पेंडिंग कर दें। कुछ में आता है, बहुत कम में आता है, लेकिन कुछ में नहीं भी आता। कुछ में आता है कि भाई फर्स्ट ईयर का आपने लाजमी लिखना है, सेकेंड ईयर का भी लाजमी लिखना है। तो आपने क्या करना है कि भाई अगर आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, आप उसके लिख दें। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आप वेट करें उसके अगले साल का, क्योंकि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अगर आपकी तब तक नहीं आई तो आप उसका अपलोड, आप वेट करें, ताकि ये स्कॉलरशिप अगले साल दोबारा होगी जब आपके पास फर्स्ट ईयर का मार्कशीट होगी और इंटर की भी हो जाएगी इंशाल्लाह तब तक, तो तब आप एक साथ कीजिएगा। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पड़ी है
तो आप उसमें अप्लाई कर दें। और सेकेंड ईयर की मार्कशीट के लिए कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स के अंदर ऐसे बॉक्स बने हुए आते हैं, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, वो बोलते हैं एनी इंफॉर्मेशन यू वांट टू टेल अस। आप इसमें लिख सकते हैं, आप इसमें लिख दें कि भाई मेरे अभी पेपर होने हैं, मैं पेपर करने के बाद जो है ना मेरा ये सीन होगा कि उसके बाद मुझे इस महीने में मिल जाएगी मार्कशीट और देन आई विल सबमिट इट टू यू। तो आपकी वो क्या देख लेते हैं, वो आपको ऑब्लाइज करते हैं इस चीज़ के अंदर, इस चीज़ के अंदर वो आपको ऑब्लाइज करेंगे, आपको प्रेफरेंस देंगे। और उससे क्या होगा कि वो बोलेंगे अच्छा ठीक है इंटर के पेपर्स दे रहा है, वो दे देगा हमें। लेकिन आइडियल ये है कि आप इंटर कर लें, उसके बाद स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना शुरू करें। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हम आगे। आगे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है। अब यहाँ पे मैंने बात की सिर्फ ये जो मैंने बात की है ये ओवरव्यू दिया है सिर्फ बैचलर्स वालों को। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ तो अप्लाई कर रहे होंगे मास्टर्स के लिए या एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए। ये तीन चीज़ें जो होती हैं, इसमें बाहर आप स्कॉलरशिप के लिए अब्रॉड अप्लाई कर रहे होंगे, या पाकिस्तान में भी स्कॉलरशिप आती है इनके लिए तो उनमें भी अप्लाई कर रहे होंगे। ये एक जर्नल क्राइटेरिया है। मैं आपको बताऊं, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर पीएच एमफिल और पीएचडी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू गिव ऑल एजुकेशनल बैकग्राउंड मार्कशीट टिल योर लास्ट क्वालिफिकेशन। आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन, अब लेट्स से मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी जो पिछली डिग्री हुई है 4 साल की, जो मैंने अंडर ग्रेजुएट किया है, बैचलर्स की डिग्री की है, उस 4 साल के अंदर जो मेरे पास मार्कशीट होगी, फोर्थ माने जो फाइनल मार्कशीट मिल जाती है और जो आपके पास डिग्री मिल जाती है, वो आपने स्कैन करके उसके अंदर अपलोड करनी है कि भाई मैंने डिग्री कंप्लीट की हुई है, अब मुझे मास्टर्स के अंदर चाहिए। आपका मास्टर्स हो गया है, आप मास्टर्स की उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने फिर क्या करना है, मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट के बाद मास्टर्स के बाद आपने मास्टर तक सारी अपनी क्वालिफिकेशन उसके अंदर पेस्ट कर देनी है, अपलोड कर देनी है ऑनलाइन उनके पोर्टल पे। उसके बाद क्या करना है, फिर आपने भरना है कि भाई मुझे एमफिल में अब एडमिशन है। अगर आपका एमफिल भी हुआ है तो आपने एमफिल तक भरनी है सारी अपनी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और फिर आपने बोला कि मुझे पीएचडी में चाहिए। ठीक है, तो ये होगा कि आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन जो होगी उस तक सब आपने जो है अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। लेकिन एज सच कोई होती नहीं है, सब बच्चे समझ जाते हैं। अब चलते हैं जी सबसे ख़तरनाक चीज़ की तरफ, यानी सबसे जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है जिस चीज़ से, ठीक है, वो चीज़ है जी पर्सनल स्टेटमेंट। अब मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट क्यों लिखा है, आपकी मैं बोलता हूँ जिसे बोलते हैं ना डिसाइडर, सॉरी जिसे हम बोलते हैं डिसाइडर क्या, आपका डिसाइड कौन करेगा, आपकी डिसाइड करेगी ये चीज़। मैं इसको डबल सर्कल कर लेता हूँ। आपकी डिसाइड जो चीज़ करेगी वो ये चीज़ करेगी कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट कितनी स्ट्रांग है। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए कि भाई आप क्यों इतने ईगर हैं या क्यों इतने डेडिकेटेड हैं कि हम आपको इस प्रोग्राम के अंदर पार्ट दें। तो आपको इस प्रोग्राम के अंदर अगर चाहिए एडमिशन या स्कॉलरशिप की चाहिए, तो आप क्यों इतने ईगर हैं या आप अच्छे कंटेंटर हैं, बाकी कंटेंटर के मुकाबले में हम आपको दें, प्रेफरेंस दें, या हम आपको जो है वो टॉप पर रखें अपनी लिस्ट के अंदर। तो अब आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है। मोस्टली केसेस के अंदर यही होता है कि बच्चों की पर्सनल स्टेटमेंट वीक होती है और उनको डिक्लाइन आ जाता है, चाहे आपकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर को कैरिकुलर कितनी भी स्ट्रॉन्ग, और अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू आर ऑफ नो यूज़। क्योंकि उनको पता कैसे चलेगा कि आप कितने जो है वो चाहत से एक चीज़ को पाना चाह रहे हैं, वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट डिफाइन करती है। तो आपकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर को कैरिकुलर वॉलंटियर वर्क स्ट्रॉन्ग होगा थोड़ा, पर्सनल स्टेटमेंट भी आप अच्छी लिखेंगे माने एक अच्छी लिख के एक अच्छे जो है ना टीचर से एवेल्यूएट कराएंगे, या अच्छे एक जैसे बोलते हैं ना एकेडमिक राइटर से या एकेडमिक इंस्टीट्यूट के किसी टीचर से एवेल्यूएट करवाएंगे उसको, तो फिर आप अपलोड करेंगे, इट इज़ ऑफ मोर चांसेस कि आपको जो है वो मिल जाएगी वो स्कॉलरशिप, और इंशाल्लाह मिल जाती है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चलूँ, ये समझें, ये आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझे ना आप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आ जाता है जी टीचर रिकमेंडेशन लेटर। अब ये होता है इन मोस्ट केसेस नहीं भी मांगते, आपको मैं बताता चलूँ, इन मोस्ट केसेस टीचर रिकमेंडेशन लेटर नहीं भी माना जाता। भैया टीचर रिकमेंडेशन लेटर हमें नहीं चाहिए आपसे, कुछ केसेस। अब जैसे लास्ट टाइम आप आई थी स्कॉलरशिप आई थी तुर्किया ब्रुसलारी स्कॉलरशिप, उसके अंदर टीचर रिकमेंडेशन लेटर मांगा गया था। अब टीचर रिकमेंडेशन लेटर के दो तरीके,
एक तरीका सिर्फ मैं आपको यहाँ बताऊंगा, दूसरा तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे नज़र के अंदर वो थोड़ा इथिकल नहीं है। वो इथिकल इस हिसाब से नहीं है कि वो आप खुद बनाते हैं, क्या नाम है ना, रिकमेंडेशन लेटर। वो इथिकल नहीं है क्योंकि मैंने उसको सर्च किया, क्योंकि अगर जो आपको मेन रिकमेंडेशन लेटर मिलता है ना स्कूल से या कॉलेज से, उसमें लेटर हेड होता है। लेटर हेड वो होता है कि आपके स्कूल का नाम होता है, उस एड्रेस होता है, हर चीज़ होती है, वो प्रोफेशनल लेटर लगता है और वो होता भी अथेंटिक लेटर ही है। वो आपका स्कूल या कॉलेज ही निकालता है, स्कूल या कॉलेज का टीचर ही देगा आपको। आप चले जाएं अपने टीचर के पास, उसको बोलें सर मैम या जो भी है, मैम मैं आपसे इतने साल पढ़ा हूँ, आपके स्कूल के हैं तो स्कूल टीचर या टीचर के पास चल जाएं, आप उसको बोले सर या मैम मेरा आपके पास इतने साल पढ़ा हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, आप एक रिकमेंडेशन लेटर निकालते हैं। मोस्ट केसेस दे विल गिव यू इजीली। अगर आपके टीचर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं पास्ट के अंदर, तो टीचर के साथ बना के रखो, अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई कॉलेज के अंदर, अगर यहाँ पे कॉलेज के अंदर किसी टीचर से आप पढ़े, भाई सर हमें एक रिकमेंडेशन लेटर देते हैं प्लीज़, या 2 रिकमेंडेशन, आपके जितने टीचर है सबसे मांग लो रिकमेंडेशन लेटर। 5-6 हो जाएंगे ना तो अच्छे तरीके से तुम्हारी जो है ना वो हो जाएगी कि लोग समझ, वो जो एवेल्यूएशन कमेटी होती है उनकी आगे स्कॉलरशिप वालों की, वो बोलती है यार वाकई बच्चे ने इतने सारे रिकमेंडेशन लेटर लिए, इतने टीचर इससे खुश थे, मीन्स ही इज़ डूइंग समथिंग, ही इज़ अप टू समथिंग, एंड देन दैट इट मेक्स योर चांस टू गेट यू स्कॉलरशिप। समझे ना आप? तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई साहब आपने स्कॉलरशिप जो है वो एक रोड मैप फॉलो करते हुए, अगर आपके पास ये क्रेडेंशियल्स या ये चीज़ें मौजूद हैं, तो आप कैसे स्कॉलरशिप को क्रैक कर सकते हो। ये एक जनरल फ्रेमवर्क है, ये कोई मैंने फ्रेमवर्क नहीं बताया कि ये स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये भाई आप ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप आती है इसके लिए अप्लाई करने के लिए फ्रेमवर्क है, ऐसा नहीं है। ये एक जनरल फ्रेमवर्क है, ये किसी को भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा। ये ऐसा है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन हैं, ये आपने मैप अंडरस्टैंड कर लिया, तो यू कैन अप्लाई इन एनी स्कॉलरशिप और आप उसको एस कर सकते हैं। बाकी इनकी डिटेल में वीडियो चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, तब जाके मैं उस पर डिटेल में एक प्रेजेंटेशन रेडी करके आपके सामने एक अच्छी सी चीज़, मैंने अच्छा सी एक जो है ना उसको एलेबरेट करते हुए या उसको सिखाते हुए आपके सामने एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और तो आज की वीडियो यही थी, रोड मैप यानी एक फ्रेमवर्क आपके लिए फॉर स्कॉलरशिप्स। अच्छा, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे रखें याद। अल्लाह हाफिज़।